एवं अन्ना हजारे जी पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, जहां कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज तथा अन्ना हजारे जी को पगड़ी पहनाकर सम्मान प्रकट किया। यूं तो हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष है, और वह इसलिए कि आप सब भाई बहन एक बहुत ऊंचे संकल्प के लिए, एक भागवत कार्य के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के अंतिम आदमी को उसका हक दिलाने के लिए, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के आए हैं। और इस समय देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। यदि आज हमने भारत को नहीं बचाया तो भारत और 50-100 साल पीछे चला जाएगा, और यदि आज हमने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया तो भारत पुनः विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बन जाएगी। भाई बहनों, करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके देश के बाहर और भीतर ये लोग जमा कर चुके हैं। मुझसे कई बार कहते, बाबा ये 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? मैंने कहा ये बताओ इस देश में, क्योंकि पूना में मैं बैठा हूं और पूना के ही एक घोड़ा दौड़ाने वाले एक व्यापारी जिसका नाम हसन अली, जब उसके पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, तो क्या इस हिंदुस्तान में हसन अली जैसे 400 लोग नहीं है क्या? कहते आंकड़ा कहां से आया? मैंने कहा तुमको ये 400 लाख करोड़ का आंकड़ा ज्यादा लग रहा है क्या? हसन अली जैसे 400 लोग इस हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ए राजा जैसे 200 लोग इस देश के अंदर नहीं है? बाकी दूसरे खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं। खेल खेल में ही 70-80 हजार करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए। ना हेल्थ मिली ना वेल्थ मिली। क्या इस देश के अंदर देखो, बोफोर्स घोटाले से लेकर के और अभी कोयला घोटाला तक इतने ज्यादा घोटाले, हर चीज में घोटाला, सड़क, पानी में, दवाई में, अनाज में। 50 बिलियन टन कोयला उसकी बोली नहीं दी गई, उसको ऑक्शन पर नहीं छोड़ा गया, उसको अलॉटमेंट कर दिया गया, आवंटन कर दिया गया। कुछ गिनी चुनी 10-20 बड़ी कंपनियों को दे दिया गया। वो कोयला था 50 बिलियन टन। 50 बिलियन टन कोयले की कीमत पता है? 1 टन कोयले की जो कीमत है वो करीब 4000 करोड़ रुपए है। तो अब इसका हिसाब लगाओ। देखो, ये घोटाले दरअसल कोई पेपर पर थोड़ी मिलता, पेपर पर मिला वो घोटाला कैसा? फिर ये पैसा रहता कहां है? ये पैसा रहता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अंडरग्राउंड मनी। क्या बोलते हैं? ये कुछ बातें सीख लो, सबको बताना, सबको समझाना जा जा करके। इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड मनी। क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा और दूसरी भाषा, अच्छी भाषा में बोलते अंडरग्राउंड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? फिर इसको थोड़ा और दूसरी भाषा में बोलो तो इसको बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। क्या बोलते हैं? ये अनअकाउंटेड मनी, ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी। मैं पहले सोचता था ये कैसा होता है? पैसा तो पैसा होता है, ये ब्लैक मनी, ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ये अनअकाउंटेड मनी, ये इसका मतलब ये पैसा तो है लेकिन हिसाब किताब बैलेंस शीट पर, हिसाब किताब बैलेंस शीट पर हमने लिख दिया है। तो इस देश की रियल इकोनॉमी, इस देश की जो रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इस देश की इकोनॉमी का साइज क्या है वो बैलेंस शीट पर पूरा नहीं है उसमें अभी। तो करीब 300 लाख करोड़ रुपए का सोना, 1 लाख टन सोना, आधा भी मान लो तो करीब 150 लाख करोड़ रुपए का सोना। आप उसको कभी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस देश के अंदर
करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का हर वर्ष माइनिंग, 100 लाख करोड़ रुपए का लैंड, रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस, 100 लाख करोड़ रुपए का 70 से 100 लाख करोड़, कम ज्यादा होता रहता है, शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट में जो आप दूसरा आंकड़ा सुनोगे तो आपको हैरत लगेगी, उसको बोलते हैं स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट। वो उसकी फ्यूचर वैल्यूएशन के ऊपर और दूसरी तरह का एक और सट्टा चलता है, उसको बोलते हैं स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट। वो है 340 लाख करोड़ रुपए का है। और एक है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, उसको बोलते हैं वायदा बाजार आम भाषा में, वो है 177 लाख करोड़ रुपए का। यद्यपि इस डेरिवेटिव मार्केट में डिलीवरी मात्र 1% होती है और 10% पैसा लगा के 90% जो है वो काल्पनिक खेल खेलते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। कुल मिलाकर के आज भी इस देश की अर्थव्यवस्था करीब 100 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन वो अंडरग्राउंड मनी है, वो अनअकाउंटेड मनी है, वो बैलेंस शीट पर नहीं आया है, वो ब्लैक मनी है। जिस दिन ये काला धन बाहर आ गया, उस दिन भारत अमेरिका से और चीन से कम दुगुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये कोई सपना नहीं है। इसलिए ये काला धन वापस आने से क्या होगा? हिंदुस्तान को 50 साल तक कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। जब ये काला धन जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन बेईमान लोगों ने लूटा है, इसको एग्रीकल्चर में लगाएंगे, इसको इंडस्ट्री में लगाएंगे, इसको सर्विसेज में लगाएंगे, इसको जल प्रबंधन में लगाएंगे, इसको रिसर्च इन्वेंशन में लगाएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर इतना रोजगार मिलेगा कि जवानों से लेकर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी मजहब के लोग बेरोजगार नहीं होंगे। और जब बेरोजगार नहीं होगा कोई, तो सब धनवान बनेंगे। बड़ी समस्या हिंदुस्तान की क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। और इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार और काला धन। हमको ऐसा लगता है समस्या महंगाई है, हमको ऐसा लगता है समस्या गरीबी है, हमको ऐसा लगता है समस्या बेरोजगारी है। समस्या बेरोजगारी नहीं, समस्या महंगाई नहीं, समस्या गरीबी नहीं, समस्या हमारी जाति नहीं। किसानों को न्याय नहीं मिला, उनको उनका हक नहीं मिला, इसलिए वो गरीब है। अब वनवासी तो सबसे ज्यादा अमीर होने चाहिए। मैंने जब उड़ीसा में था इस बात को कहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था $80 ट्रिलियन की है और अकेले उड़ीसा के अंदर जो भू संपदाएं हैं वो करीब $100 ट्रिलियन की हैं। तो अमेरिका से ज्यादा ताकतवर उड़ीसा है। ये कोई झूठे आंकड़े नहीं है, ये कोई कल्पना और सपना नहीं है, ये गरीब नहीं है हम लोग। मैं अब इस बात को यूं कहना चाहता हूं, भारत गरीब नहीं है तो भारतीय क्यों गरीब हैं? किसान क्यों गरीब हैं? वनवासी क्यों गरीब हैं? दलित क्यों गरीब हैं? वाल्मीकि क्यों गरीब हैं? हमारे मुस्लिम भाई क्यों गरीब हैं? क्योंकि इनका हक जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था 1% से भी कम लोगों ने आधिपत्य स्थापित कर दिया। करीब 1 लाख लोगों के पास जो इकोनॉमिक वेल्थ है, ऑफिशियल वेल्थ, अंडरग्राउंड जो मनी है, अनअकाउंटेड जो मनी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑफिशियल मनी है उनके पास में बैलेंस शीट के ऊपर, वह है करीब 1 लाख लोगों के पास करीब 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और एक तरफ ये 1 लाख लोग। इनको ये सब पैसा कहां से मिल गया? इसको बोलते हैं ये साम्राज्यवादी व्यवस्था। आज हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अब ये खूनी क्रांति का युग बीत चुका है। अब अहिंसात्मक, लोकतांत्रिक, आध्यात्मिक क्रांति का दौर चल रहा है और इसमें अब भारत की फतह होगी, भारत की विजय होगी। और आज हमने भारत को नहीं संभाला तो ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये काला धन, ये भ्रष्टाचार इस देश का विनाश कर देगा। हमारे हक की लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ेंगी, हमारे हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। इसीलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है जनता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कौन होती है? जनता। जनता ही एमएलए बनाती है, जनता ही एमपी बनाती है। ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक करीब 33-34 लाख लोग चुने जाते हैं संवैधानिक पदों के लिए, लोकतांत्रिक पदों के लिए।
इनको चुनने वाला कौन होता है? जनता। जनता। इसलिए जन आंदोलन से जनता को खड़ा करना और जनता को इस कदर खड़ा कर देना कि वो जनता सत्ता का चरित्र बदल दे और वो जनता इस व्यवस्था को बदलने के लिए देश के अंदर खड़ी हो जाए। ये जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, जन आंदोलन से राष्ट्र के चरित्र का निर्माण, सत्ता के चरित्र का निर्माण और व्यवस्था का भी निर्माण, यह बड़ा काम होना है। खाली आंदोलन तक बात नहीं ठहरेगी। अब आंदोलन अब सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते से इस देश को परिणाम देने वाला। आंदोलन के 3 चरण हैं, आंदोलन के 3 आयाम हैं। पहला, जनता को खड़ा करना, जन आंदोलन, और उससे सत्ता का चरित्र बदलने के लिए सत्ता का बदलना। और उस सत्ता को इसलिए नहीं बदला कि एक को बदला और दूसरे को बैठा दिया, उससे व्यवस्था को बदलना। ऐसे लोग सत्ता में बैठाना जो व्यवस्था को बदल सके, जो काला धन देश को दिला सकें, जो मजबूत लोकपाल बना सकें, जो भ्रष्टाचार को मिटा सके, जो भू संपदाओं की लूट को मिटा सके, जो किसानों को उनका हक दिला सके, लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करा सकें, किसानों को उनके उपज का ठीक मूल्य दिला सकें, राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रीय जल नीति बना सके, विषम मुक्त कृषि की व्यवस्था कर सकें। ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना जो श्रमिकों को उनका न्याय दिला सके, उनका हक दिला सके। ऐसी सत्ता की व्यवस्था करना जो सारे ब्रिटिश कानून खत्म करके स्वदेशी राज की स्थापना कर सके। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे पता नहीं देश को किधर लेकर के चले जाएंगे, हम कहां लेकर के जाएंगे भाई इस देश को? हम वहीं इस देश को ले जाना चाहते हैं, वही देश को बनाना चाहते हैं। जो देश का सपना देखा था 7 लाख से ज्यादा वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, जो अखंड भारत का सपना, जो स्वस्थ समृद्ध समुन्नत भारत का सपना देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो सपना देखा था हमारे संत तुकडो जी महाराज ने, संत गाडगे जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, एक ऐसा सुसंस्कृत, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली, चरित्रशील भारत बने। आज चरित्र कहां रह गया हमारा? सत्ता का चरित्र खत्म हो गया, व्यवस्था में चरित्र नहीं रहा, इसीलिए तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा। अब ऐसा भारत बनाना है। तो मैं बात कर रहा था, अब सब चीजों की इंतहा हो चुकी है और गरीबी तो इस कदर है। आपने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा, 62 रुपए में बिहार में एक मां ने अपने दूध पीते बच्चे को बेच दिया। इस देश के अंदर 20,000 बच्चे और बड़े रोज भूख के कारण से दम तोड़ते हैं। एक तरफ अपार दौलत और एक तरफ इतनी गरीबी। जैसे एक मां के 5-7 संतानें हों तो मां चाहती है मेरे सभी बच्चे सुखी रहें। हमारी भारत माता की ये सभी संतानें हैं। हम चाहे उसको मादरे वतन बोले, चाहे मातृभूमि बोले, अंग्रेजी में उसको मदरलैंड बोले। हमारे हारून मलिक भाई यहां पर बैठे हैं। आज मैं ऐसे पूरे इस यात्रा के दौरान देख रहा हूं हमारे मुस्लिम भाइयों में भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में ऐसे ऐसे देशभक्त, हमारे जागरूक, ऐसे पराक्रमी, शौर्यवान, साहसी हमारे मुसलमान भाई एक एक करके आ रहे। जैसे आज हमारे हारून मलिक भाई आए, एक बार इनका पुनः सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन है हमें। अरे हाथ उठा करके दोनों हाथों से ऐसे अभिनंदन। ये हमारे अपने भाई है, ये भी वतन के लिए सोचते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये काला धन मिलेगा। लोग कहते बाबा क्या मिलेगा? मैंने कहा ज्यादा नहीं समझ में आई तो इतना समझ ले, काला धन वापस आएगा तो एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेगा विकास के लिए, एक गांव को 100 करोड़ से ज्यादा। एक एक गांव से अब दिल्ली में लोग आ रहे हैं और 9 अगस्त को दिल्ली में एक इतिहास रचा जाएगा और अब भारत किधर जाएगा इसकी दिशा तय की जाएगी। देखो 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। आदरणीय अन्ना हजारे साहब, हम सब लोग उसके लिए बार बार सरकार को कह रहे हैं भाई एक मजबूत लोकपाल बना दो।
अन्ना हजारे साहब करीब कितने 12-14 दिन के अनशन पर बैठे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में प्रस्ताव लेकर के आए कि हम जैसा आदरणीय अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं ऐसा मजबूत लोकपाल हम बना देंगे। इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है, इससे बड़ा और धोखा क्या हो सकता है। मेरे से बोले बाबा जी ये हिंदुस्तान बदलेगा कैसे। मैंने कहा हिंदुस्तान को बदलने के लिए एक ईमानदार प्रधानमंत्री और 350 से 400 ईमानदार सांसद चाहिए, हिंदुस्तान बदल जाएगा। आजकल बात उठ रही है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो काला धन देश को दिलाए, मजबूत लोकपाल बनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने वाला हो। हमको ऐसा भारत का प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को भारत बना सके, इस लुटते हुए देश को बचा सके। अब यह काम होना है। अब देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं। अब कैसे किधर जाएगा भारत। अब महंगाई इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गांव में जाकर के देखो अभी भी कैसे लोग तड़पते बिलखते आपको दिखाई देंगे। लोगों की सिर के ऊपर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पढ़ने को स्कूल कॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान ये एक हमारी माँ है और माँ के हम सभी 121 करोड़ बच्चे हैं। भारत माता ये चाहती है कि अब इन सब का भला हो। भगवान भी ये चाहते हैं अब ये सब का भला हो। हम आप सब मिलकर के चाहते हैं सबका भला हो। तो भाई देखो भारत माता के आशीष हमारे साथ हैं, भगवान के आशीर्वाद हमारे साथ हैं और देश के 121 करोड़ जनता हमारे साथ में है। कुछ बुरे लोग हमारे साथ में ना हो, कोई परवाह नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और यह अभियान सफल हो। अब ये काम करना। अब आदरणीय अन्ना हजारे साहब का भी आज मार्गदर्शन मिलना। आज क्योंकि अभी चीजें बहुत निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी हैं। हम जब भी बैठते हैं तो पिछली बार हम बैठे, हमने 2 घंटा बैठ के देश के बारे में सोचा कि अन्ना जी अब क्या होना चाहिए देश में। तो हमसे पूछते आपने बैठ करके क्या सोचा। हमें किसी से क्या मतलब, इनसे कोई बैर थोड़ी है हमारा। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने भी कहा, हमने भी कहा अभी तुम बना दो, हम तो तुमको श्रेय देने के लिए, तुम काला धन दिला दो, तुम मजबूत लोकपाल बना दो, तुम भ्रष्टाचार मिटा दो, तो तुम देश में राज करो। हम तो आसन करके ही खुश हैं, तुम सिंहासनों पर बैठो, लेकिन देश का हक तो देश को देना पड़ेगा। तो ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सिंहासन, लेकिन देश को बचाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। यह है बड़ा प्रश्न। तो भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा था पहले कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उनमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए। थोड़ा सा वक्त देश के लिए देना है। अब आज मैं अन्ना जी के साथ बात कर रहा था तो बोले बाबा जी अब जो 9 तारीख के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। जितने भी लोग हैं अब वो कितने लाख होंगे इसकी गिनती हम आज नहीं कर सकते, लेकिन अब 9 अगस्त को दिल्ली में एक इतिहास बनेगा और देश निर्णायक रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा। और देश के लोगों को मिल बैठ करके अब ये निर्णय करना है कि अब हमें किधर जाना है, क्योंकि सत्ताओं से उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। अब क्या होगा हिंदुस्तान में, ये बड़ा चिंता का विषय है। आदरणीय अन्ना हजारे साहब हमारे बीच में हैं और उनका सदा मार्गदर्शन जहां पूरे देश को मिलता है, वहां जो पतंजलि योगपीठ परिवार है, जो भारत स्वाभिमान, युवा भारत, सब हमारे भाई बहन जो काम कर रहे हैं, इनके लिए तो आदरणीय अन्ना हजारे साहब पिता के समान है। और ऐसा ही उनका आशीर्वाद, ऐसा ही उनका मार्गदर्शन, ऐसा ही उनका वात्सल्य सदा सबको प्राप्त होता रहता है। हमने हाथ मिला करके ऊपर उठा दिया, जब दिल से दिल मिला दिया, हाथ से हाथ मिला दिया, कदम से कदम मिला दिया, आत्मा से आत्मा मिल गई, लक्ष्य भी मिला हुआ, ध्येय मिला हुआ, एक पथ के राही हैं। चाहे सारी दुनिया की ये सारी साम्राज्यवादी ताकतें जिनके पास में लाखों करोड़ों अरबों की दौलत है, जो सारी दुनिया का साम्राज्य जिन लोगों के हाथों में है, चाहे वो सारी एक तरफ हो जाए, अन्ना और बाबा को कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। अब बाबा रामदेव और अन्ना हजारे किस बात के लिए लड़ेंगे? न जर, न जोरू, न जमीन। और झगड़ा कौन कराते हैं? बच्चे झगड़ा करवाते हैं, इसकी इधर उधर से लगा देते हैं। इसलिए परिवार में बच्चे भी अलग हो जाते हैं और कई बार तो माँ बाप को भी अलग कर देते हैं।
बच्चे में गड़बड़ हो जाती। तो यहां न जर न जोरू न जमीन न बच्चे न कच्चे, न बच्चे हैं न कच्चे हैं, दोनों पक गए हैं। तो यहां अब कोई टूटने की संभावना, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले भारत माता की। अरे मुट्ठी बांध के लगे ना, मैं छत्रपति शिवाजी के प्रदेश में हूं। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी जय भवानी, भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब हिंदुस्तान। अब मैं आदरणीय अन्ना